जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 16 आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज के अन्य 15 भाग काफ़ी पसंद आए होंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1। गेहूं में किसके उपयोग से फ्लेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी आइसोप्रोटूरॉन, ऑप्शन सी सल्फोसल्फ्यूरॉन, ऑप्शन डी एट्राजीन। दोस्तों, गेहूं में फ्लेरिस माइनर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हर्बिसाइड या शाकनाशी वो कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरॉन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों, सल्फोसल्फ्यूरॉन से पहले हम आइसोप्रोटूरॉन का प्रयोग करते थे। किसके लिए? फ्लेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए। लेकिन क्या हुआ, जो आइसोप्रोटूरॉन है वो फ्लेरिस माइनर के प्रति क्या हो गया? रेसिस्टेंट हो गया या प्रतिरोधी हो गया। इस कारण हम अब सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले R.K. मलिक जी ने R.K. मलिक इन्होंने कहाँ पर देखा? हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में देखा कि जो फ्लेरिस माइनर है या गेहूं का मामा है वह आइसोप्रोटूरॉन के प्रति रेसिस्टेंट हो चुका है। इस कारण हम सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। फ्लेरिस माइनर कैसा है दोस्तों? यह गेहूं का नकलची खरपतवार है। गेहूं का नकलची खरपतवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसके फ्लेरिस माइनर के अन्य नाम क्या है? इसे हम गेहूं के मामा के नाम से जानते हैं। गेहूं का मामा, या उसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं और बंदरा बंदरिया के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, देखते हैं 2,4-D का प्रयोग किस में करते हैं। 2,4-D का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण में। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला ऑप्शन एट्राजीन। एट्राजीन और दोस्तों इसी के साथ साथ सिमाजीन। एट्राजीन और सिमाजीन दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों का प्रयोग हम गन्ना, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ज्वार, बाजरा और किस में करते हैं? मक्का में। इन सब के गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का में जितने भी खरपतवार होते हैं उनके नियंत्रण के लिए हम एट्राजीन और या सिमाजीन का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का प्रयोग हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए करते हैं और सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग फ्लेरिस माइनर या गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आइसोप्रोटूरॉन का प्रयोग करते थे। लेकिन आइसोप्रोटूरॉन जो है वह फ्लेरिस माइनर के प्रति क्या हो गया? रेसिस्टेंट हो गया। इसलिए हम सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फोसल्फ्यूरॉन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें होती हैं। ऑप्शन ए सेट रूट्स, ऑप्शन बी शूट रूट्स, ऑप्शन सी प्रॉप रूट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें ये कौन सी होती हैं? ये आपकी होती हैं शूट रूट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है शूट रूट्स। देखते हैं अन ऑप्शनों को। सेट रूट्स ये कैसी होती हैं दोस्तों? यह अस्थायी नेचर की होती हैं। कैसी होती दोस्तों? अस्थायी। देखते हैं अगला ऑप्शन प्रॉप रूट्स। दोस्तों, यह गन्ना
मक्का, ज्वार, इसी के साथ साथ दोस्तों बाजरा, इनमें ये पौधे को क्या करता है, सहारा देने का कार्य करता है। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें सहारा देने का कार्य किसका होता है, क्रॉप रूट्स का सहारा देना। किसका कार्य है, क्रॉप रूट्स का है। हमारा प्रश्न था गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें होती हैं, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शूट रूट्स। सेट रूट्स कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। और क्रॉप रूट का काम क्या होता है दोस्तों, यह पौधे को सहारा देती है। कौन कौन से पौधे हैं वो, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें क्या करती है, पौधे को सहारा देने का कार्य किसका है, क्रॉप रूट्स का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 3, गन्ने का सबसे भयंकर रोग है। ऑप्शन ए लालधारी या रेड स्ट्रिप, ऑप्शन बी लाल गलन या रेड रॉट, ऑप्शन सी उकटा या विल्ट, ऑप्शन डी कंडवा या स्मट। दोस्तों गन्ने का सबसे भयंकर व सबसे हानिकारक रोग है लाल गलन, इसे ही लाल सड़न के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है रेड रॉट, जो कि किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, फंगस। और उस फंगस का नाम क्या है दोस्तों, फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या दोस्तों, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है फंगस का नाम। मित्रों कभी कभी यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो खेत लाल सड़न या रेड रॉट से ग्रसित होते हैं वहाँ पर कैसी बदबू आती है दोस्तों, वहाँ पर एल्कोहल की बदबू आती है, एल्कोहल या शराब जैसी बदबू। कैसी बदबू दोस्तों, शराब जैसी बदबू आती है उन खेतों से जो रेड रॉट से ग्रसित होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न था गन्ने का सबसे भयंकर रोग है, सबसे भयंकर, और इसी के साथ साथ कैसा है, ये गन्ने का प्रमुख रोग है। गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा है, रेड रॉट। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लाल गलन या रेड रॉट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए 2% से अधिक, ऑप्शन बी 3% से अधिक, ऑप्शन सी 4% से अधिक, ऑप्शन डी 5% से अधिक। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि होनी चाहिए, 4% से अधिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रत्येक वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। मित्रों ये राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी दोस्तों, यह आई थी 28 जुलाई सन 2000 में। 28 जुलाई सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी, और इसके तहत प्रत्येक वर्ष 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 4% से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5, न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को कहते हैं। ऑप्शन ए जीरो टिलेज, ऑप्शन बी मिनिमम टिलेज, ऑप्शन सी नो टिलेज, ऑप्शन डी हैवी टिलेज। दोस्तों न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने को कहा जाता है मिनिमम टिलेज। क्या दोस्तों, मिनिमम टिलेज कहते हैं। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मिनिमम टिलेज के जनक कौन है। दोस्तों इसके जनक या फादर हैं E.H. फॉकनर। फादर कौन है दोस्तों, E.H. फॉकनर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, E.H. फॉकनर। देखते हैं अन्य ऑप्शन, जीरो टिलेज,
दोस्तों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था। अगर दोस्तों जीरो टिलेज शब्द की बात कहेंगे तो ये दिया था जथ्रो टुल ने। किसने दोस्तों? जथ्रो टुल। मित्रों जीरो टिलेज के अगर आपसे पिता पूछ ले या जनक पूछ ले कौन है, तो वे हैं जीबी ट्रिपलेट। कई बार आपसे पूछा जा चुका है भिन्न भिन्न एग्जामों में, जीबी ट्रिपलेट। अगर मित्रों जीबी ट्रिपलेट ऑप्शन में नहीं आता है और उसके स्थान पर ऑप्शन होता है जिम मैकचियन का, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम मैकचियन। अगर जीबी ट्रिपलेट ऑप्शन में नहीं होता है तब हम किसको सही आंसर मानेंगे? जिम मैकचियन को। और अगर होता है तो जीबी ट्रिपलेट हमारा सही आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? जीबी ट्रिपलेट। मित्रों हमारा प्रश्न था न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को कहते हैं। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिमम टिलेज। और मिनिमम टिलेज के जनक कौन है? E.H. फॉकनर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6। RMO 40 किस फसल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए मूंग की, ऑप्शन बी उड़द की, ऑप्शन सी मोठ की, ऑप्शन डी मसूर की। दोस्तों RMO 40 यह मोठ की उन्नत किस्म है। किसकी दोस्तों? मोठ की उन्नत किस्म है। देखते हैं मोठ की और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। दोस्तों मोठ की हैं जड़िया, ज्वाला, दोनों के दोनों कई बार आपसे भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ मरु वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, मरु वरदान। और इसकी एक और महत्वपूर्ण किस्म है मरु बहार। कौन सी दोस्तों? मरु बहार। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मूंग की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? दोस्तों मूंग की पूसा बैसाखी, कई बार आपसे भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है, पूसा बैसाखी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है PDM 11। कौन सी दोस्तों? PDM 11। यह भी आपसे कई बार भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। देखते हैं उड़द की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। दोस्तों इसकी उन्नत किस्में है कृष्णा, बरखा और नवीन। तीनों के तीनों भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। देखते हैं मसूर की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। दोस्तों मसूर की है मल्लिका, इसी के साथ साथ आपकी शिवालिक, और कौन सी दोस्तों? इसी के साथ साथ है आपकी गरिमा, जो कि उन्नत किस्म है किसकी? मसूर की। मित्रों हमारा प्रश्न था RMO 40 किस फसल की उन्नत किस्म है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोठ की। दोस्तों यहाँ पर आर का तात्पर्य क्या है? आर का तात्पर्य है राजस्थान से, राजस्थान। और एमओ का मतलब क्या है? मोठ। इसे राजस्थान मोठ 40 के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7। स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है। ऑप्शन ए चीकू की, ऑप्शन बी नींबू की, ऑप्शन सी अमरूद की, ऑप्शन डी लीची की। दोस्तों स्वर्ण रूपा बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी है? यह है चीकू की। किसकी दोस्तों? चीकू की उन्नत किस्म है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। नींबू की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? दोस्तों इसकी उन्नत किस्म है चक्रधर, जो कि कई बार आपसे पूछी जा चुकी सीडलेस वैरायटी है। इसी के साथ साथ आपकी कागजी नींबू, और कौन सी दोस्तों? प्रेमालिनी, कई बार आपसे यह पूछी जा चुकी है भिन्न भिन्न एग्जामों में, प्रेमालिनी। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अमरूद की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? दोस्तों इसकी है सरदार, जिसे लखनऊ 49 या L49 के नाम से जाना जाता है। लखनऊ 49 या सरदार यह कैसी है? अमरूद की राष्ट्रीय किस्म है। देखते हैं
और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं अमरूद की? दोस्तों इसकी है हफ्सी, जो कई बार आपसे पूछी जा चुकी भिन्न भिन्न एग्जाम में। और इसी के साथ साथ दोस्तों कौन सी है? ललित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। देखते हैं लीची की कौन कौन सी किस्में हैं। दोस्तों लीची की है रोज सेंटेड, रोज सेंटेड, शाही, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ साथ आपकी है इलायची। तीनों की तीनों किस्में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीकू की एक जाति है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी? क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल। और इसी के साथ एक और है काली पत्ती। कौन सी दोस्तों? काली पत्ती। यह किस्म भी आपकी कई बार भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। मित्रों हमारा प्रश्न था स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीकू की। चीकू की अन्य और कौन सी वैरायटी है? क्रिकेट बॉल और काली पत्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 8, सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड प्रजाति किस फल की है? ऑप्शन ए अमरूद की, ऑप्शन बी माल्टा की, ऑप्शन सी अनार की, ऑप्शन डी अंगूर की। दोस्तों सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड यह अमरूद की उन्नत किस्म है। किसकी दोस्तों? अमरूद की उन्नत किस्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। माल्टा, दोस्तों माल्टा को हम स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। और इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? इसकी है ब्लड रेड, ब्लड रेड, जो कि कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है पाइन एप्पल। कौन सी दोस्तों? पाइन एप्पल। और मौसम्बी, यह भी कैसी है? ये माल्टा की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। मौसम्बी का प्रयोग हम किस में करते हैं? जूस निकालने में आपने देखी होगी मौसम्बी, वो क्या है? वो एक माल्टा है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अनार की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? दोस्तों अनार की है मृदुला। कौन सी दोस्तों? मृदुला। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्का मृदुला किसकी किस्म है, तो दोस्तों अर्का मृदुला है अमरूद की, अर्का मृदुला। और सिर्फ मृदुला की बात कहे तो वो किसकी है? अनार की है। मृदुला के साथ साथ और कौन सी अनार की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों उन्नत किस्में हैं गणेश। जो गणेश वैरायटी है अनार की, यह कैसी है? यह भी आपकी राष्ट्रीय प्रजाति है अनार की। इसी के साथ साथ दोस्तों और कौन सी उन्नत किस्में हैं? इसी के साथ साथ आपकी है रूबी। कौन सी दोस्तों? रूबी। यह भी आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। देखते हैं अंगूर की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। दोस्तों अंगूर की उन्नत किस्में हैं अर्का हंस, अर्का हंस, यह कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ अर्का कृष्णा, अर्का कृष्णा। और कौन सी दोस्तों? पूसा उर्वशी, पूसा उर्वशी। तीनों की तीनों वैरायटी भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। मित्रों हमारा प्रश्न था सुप्रीम माइल्ड फ्लेश्ड प्रजाति किस फल की है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमरूद की। अमरूद की अन्य वैरायटी और कौन सी है? अर्का मृदुला। और अगर आपसे सिर्फ मृदुला पूछे तो किसकी है? वह आपकी है अनार की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बांस के वृक्ष में पुष्पन होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी पूरे जीवन काल में 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। दोस्तों बांस के वृक्ष में पुष्पन
पूरे जीवन काल में एक बार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न। मित्रों, जो पुष्पन होता है उस पुष्पन को क्या कहा जाता है? पुष्पन को कहा जाता है मित्रों ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। क्या दोस्तों? ग्रेगेरियस फ्लावरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक प्रश्न दोस्तों और पूछा जाता है आपसे कि जो बांस होता है, जो बांस उसका दाना कैसा होता है, उसका दाना कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, इसका दाना गेहूं के दाने के जैसे दिखाई देता है। गेहूं का दाना के जैसे क्या होता है? दिखाई देता है, दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व की, अगर आपसे पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी घास क्या हो जाएगी? बांस। विश्व की सबसे बड़ी घास, सबसे बड़ी घास कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी घास है आपकी बांस। मित्रों, तो घास कुल आपका कौन सा है? तो घास कुल आपका पोएसी, या इसी का पूरा नाम क्या था? ग्रैमिनी। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बांस कहाँ पाए जाते हैं? मित्रों, विश्व में सबसे ज्यादा बांस पाए जाते हैं चीन में। दोस्तों, हमारा प्रश्न था बांस के वृक्ष में पुष्पन होता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूरे जीवन काल में एक बार। और इस पुष्पन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। मित्रों, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका दाना दिखने में कैसा होता है? बांस का जो दाना होता है वह गेहूं के दाने के जैसे दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10। आम की बहुभ्रूणीय या पॉली एम्ब्रियोनिक किस्म है? ऑप्शन ए चंद्रकिरण, ऑप्शन बी ओलूर, ऑप्शन सी सैलम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, आम की बहुभ्रूणीय या पॉली एम्ब्रियोनिक किस्म चंद्रकिरण भी है, ओलूर भी है, सेलम भी है, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, आम से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। आपसे अगर इसकी फैमिली पूछी जाए तो इसकी फैमिली आप क्या बताएंगे? एनाकार्डिएसी। क्या दोस्तों? एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी का ही अन्य सदस्य कौन सा है? वो है आपका काजू। तो काजू और आम दोनों ही एनाकार्डिएसी फैमिली के हैं। मित्रों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आम का खाने वाला भाग आपसे पूछा जाए कि खाने वाला भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इसका खाने वाला भाग है मध्य फल भित्ति। क्या दोस्तों? मध्य फल भित्ति हम आम की खाते हैं, या इसी को कहा जाता है मीजोकार्प। और मित्रों, और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में पाया जाता है। कितनी मात्रा पाई जाती है? 4800 आयु। 4800 आयु विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आम में। दोस्तों, हमारा प्रश्न था आम की बहुभ्रूणीय या पॉली एम्ब्रियोनिक किस्म है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 11। भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मित्रों, देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी नींबू वर्गीय फल। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है किसका? केले का। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से केला कैसा है? दूसरे नंबर पर है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केला का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, सेकंड। लेकिन उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्पादन में केले का कैसा है? पहला स्थान है।
उत्पादन में पहला स्थान किसका है? केले का है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। दोस्तों, आम का क्षेत्रफल में पहला स्थान है। कैसे दोस्तों? क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? आम का है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्पादन में कौन सा स्थान है? आम का उत्पादन में है दूसरा स्थान। कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान आम का किस में है? उत्पादन में है। और पहला स्थान किस में है? क्षेत्रफल में है। देखते हैं नींबू वर्गीय फल। दोस्तों, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल और इसी के साथ साथ उत्पादन दोनों में तीसरा स्थान किसका है? दोनों में ही तीसरा स्थान नींबू वर्गीय फलों का है, थर्ड। लेकिन आपसे पपीता पूछा जाए तो पपीता, सभी फलों में पपीता की सबसे ज्यादा क्या है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता सबसे ज्यादा किसकी है? कौन से फल की है? पपीता की है। क्या दोस्तों? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता सबसे ज्यादा पपीता की है। मित्रों, हमारा प्रश्न था भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केला। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से केले का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान आम का है, लेकिन आम का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मित्रों, क्षेत्रफल और इसी के साथ साथ उत्पादन में तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान नींबू वर्गीय फलों का है। लेकिन सभी फलों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है पपीता की। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 12, नाशपाती के लिए उपयुक्त मूलग्रंथ या रूट स्टॉक है। ऑप्शन ए क्वींस ए, ऑप्शन बी क्वींस बी, ऑप्शन सी क्वींस सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, नाशपाती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मूल ग्रंथ क्वींस ए है, क्वींस बी है, क्वींस सी है। अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, आइए देखते हैं नाशपाती से संबंधित कुछ तथ्य। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए नाशपाती यह किस फैमिली की है? दोस्तों, यह है रोजेसी कुल की। किसकी दोस्तों? रोजेसी कुल या फैमिली की सदस्य है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका खाने योग्य भाग क्या है? दोस्तों, नाशपाती का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे फ्लैसी थैलेमस। क्या दोस्तों? फ्लैसी थैलेमस। अगर फ्लैसी थैलेमस आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर आप सही आंसर क्या लगाएंगे? तो इसके स्थान पर आप लगाएंगे मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीजोकार्प। मित्रों, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाशपाती का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में नाशपाती का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इटली में। कहाँ दोस्तों? इटली में। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है नाशपाती का उत्पादन, तो भारत में सबसे ज़्यादा नाशपाती का उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में, HP। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। हमारा प्रश्न था नाशपाती के लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक है। उसका सही आंसर हो जाएगा क्वींस ए, क्वींस बी, क्वींस सी, अर्थात ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 13, बछड़े में सींग हटाने या डीहॉर्निंग की सबसे अच्छी उम्र क्या है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 4 सप्ताह, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। दोस्तों, बछड़े में सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र है
1 सप्ताह। कितनी दोस्तों? 1 सप्ताह या 10 दिन। 1 सप्ताह या 10 दिन सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों, इसकी सबसे अच्छी और या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि कौन सी है? अगर सबसे अच्छी विधि इसकी देखी जाए वो है रासायनिक विधि। डीहॉर्निंग की सबसे अच्छी विधि इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक विधि। कौन सी है? वो है आपकी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। मित्रों, किस रसायन का प्रयोग इसमें किया जाता है डीहॉर्निंग के लिए? दोस्तों, रसायन का प्रयोग किया जाता है कास्टिक पोटास का। किसका दोस्तों? कास्टिक पोटास। या इसी के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड। मित्रों, हमारा प्रश्न था बछड़े में सींग हटाने या डीहॉर्निंग की सबसे अच्छी उम्र। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सप्ताह या 10 दिन। और सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? रासायनिक विधि को सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और इसे ही वैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है, जो कि रासायनिक का किसका प्रयोग करते हैं? कास्टिक पोटास का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन कुछ और भी हैं, विधियां हैं इसकी, जैसे गर्मछड़ विधि, रबड़ विधि या आरी विधि या इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर विधि। इनका प्रयोग भी हम डीहॉर्निंग के लिए करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? रासायनिक विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14। स्ट्रिप कप काम में लिया जाता है ऑप्शन ए दूध निकालने से पहले, ऑप्शन बी दूध निकालने के तुरंत बाद, ऑप्शन सी दूध निकालने के दौरान, ऑप्शन डी दूध निकालते समय किसी भी वक्त। दोस्तों, स्ट्रिप कप हम दूध निकालने से पहले प्रयोग करते हैं। कब दोस्तों? दूध निकालने से पहले स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किस में करते हैं? दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है मैस्टाइटिस में या थनैला रोग में। मैस्टाइटिस या थनैला रोग में किसका प्रयोग करते हैं हम? स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, जो थनैला रोग होता है या मैस्टाइटिस रोग होता है वो किस प्रकार के पशुओं में सबसे ज़्यादा होता है? यह दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा होता है। दुधारू पशु। और दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा कौन से पशुओं में होता है? जो कि हाइब्रिड होते हैं। कैसे दोस्तों? हाइब्रिड या संकर। जितने भी दुधारू संकर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है संकर किस्म में। मित्रों, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि थनैला रोग यह किसके कारण होता है? दोस्तों, यह होता है जीवाणु के कारण, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण। और इस जीवाणु का कई बार आपसे नाम भी पूछा जा चुका है कि कौन से जीवाणु के कारण ये थनैला रोग हो जाता है। दोस्तों, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिया। स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। दोस्तों, हमारा प्रश्न था स्ट्रिप कप काम में लिया जाता है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध निकालने से पहले। लेकिन स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? थनैला रोग के लिए करते हैं। थनैला रोग सबसे ज़्यादा किस प्रकार के पशुओं में होता है? जो दुधारू पशु होते हैं। और दुधारुओं में सबसे ज़्यादा किसको होता है? जो संकर जाति के होते हैं। मित्रों, ये होता है जीवाणु के द्वारा और जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने।
बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। दोस्तों, बकरी की नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR के द्वारा कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं? दोस्तों, इसके अनुसार हैं 37 नस्लें मान्यता प्राप्त। मित्रों, प्रश्न पूछा गया है बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है, उसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ दोस्तों? पंजाब में पाई जाती है कौन सी नस्ल? बीटल नस्ल। देखते हैं अन ऑप्शनों को। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जमुनापारी, इसी के साथ साथ कौन सी पाई जाती है? इसी के साथ पाई जाती है रोहिलखंडी। जमुनापारी और रोहिलखंडी। देखते हैं अन ऑप्शनों को। राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती हैं जखराना, इसी के साथ साथ मारवाड़ी और करौली। देखते हैं गुजरात में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? दोस्तों, गुजरात में पाई जाती है काहमी, सूरती, दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। मित्रों, हमारा प्रश्न था बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है, उसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। और दोस्तों, जो बीटल नस्ल होती है वो दिखने में कैसी लगती है? जमुनापारी जैसी ही दिखने में लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16। ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन होता है? ऑप्शन ए 45 ग्राम, ऑप्शन बी 55 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 70 ग्राम। दोस्तों, ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन होता है 60 ग्राम। कितना दोस्तों? 60 ग्राम वजन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर विश्व में देखा जाए, विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में अंडे के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है दोस्तों चीन का। किसका दोस्तों? चीन का पहला स्थान है। और आपसे पूछा जाए कि दूसरा स्थान किसका है? दोस्तों, दूसरा स्थान है USA का। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है हमारे भारत का। भारत का है तीसरा स्थान अंडे के उत्पादन में। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? USA या अमेरिका का है। तीसरा स्थान भारत का है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है? दोस्तों, भारत में होता सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन अंडे का होता है। इसके बाद कहाँ पर होता है? इसके बाद होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। इसके बाद कहाँ पर होता है? इसके बाद होता है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? अंडों का कटोरा। अंडों का कटोरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश को अंडों का कटोरा कहा जाता है। लेकिन तमिलनाडु का एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? नमक्कल। क्या दोस्तों? नमक्कल। नमक्कल को क्या कहा जाता है? मित्रों, नमक्कल को कहा जाता है अंडों का शहर। क्या दोस्तों? अंडों का शहर। किसको कहा जाता है? नमक्कल को, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। अंडों का शहर। मित्रों, हमारा प्रश्न था ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन होता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 60 ग्राम। और विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। चीन का पहला स्थान है अंडों के उत्पादन में। USA का दूसरा स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत में अंडे उत्पादन में पहला स्थान किसका है?
आंध्र प्रदेश का है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को अंडे का कटोरा कहा जाता है। दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का एक शहर है नमक्कल, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अंडों का शहर कहा जाता है। और महाराष्ट्र का अंडे उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 17। एरी रेशम कीट या एरी सिल्क वॉर्म किस पर पाला जाता है? ऑप्शन ए शहतूत पर, ऑप्शन बी अरंडी पर, ऑप्शन सी नारियल पर, ऑप्शन डी केला पर। दोस्तों एरी रेशम कीट यह अरंडी पर पाला जाता है। कहाँ दोस्तों? अरंडी पर पाला जाता है। यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों कभी कभी एरी रेशम कीट का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है फिलोसोमिया। क्या दोस्तों? फिलोसोमिया राइसिनी। मित्रों शहतूत पर कौन सा पाला जाता है रेशम कीट का? कौन सी प्रजाति पाई जाती है? दोस्तों शहतूत पर पाई जाती है मलबेरी सिल्क वॉर्म, मलबेरी सिल्क वॉर्म। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोराई। क्या दोस्तों? बॉम्बिक्स मोराई, जो किस पर पाला जाता है? शहतूत पर। और अरंडी पर कौन सा पाला जाता है? अरंडी पर पाला जाता है फिलोसोमिया राइसिनी। इसे एरी सिल्क वॉर्म या एरी रेशम कीट कहा जाता है। मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन बी अरंडी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 18। भारत में पादप रोग विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए E.J. बटलर, ऑप्शन बी एंटोन डिबेरी, ऑप्शन सी केसी मेहता, ऑप्शन डी B.B. मुंडकर। दोस्तों भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है E.J. बटलर को। किसे दोस्तों? E.J. बटलर को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया या भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? E.J. बटलर को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों एंटोन डिबेरी कौन है? दोस्तों यह है विश्व में पादप रोग विज्ञान के पिता या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये कौन है? ये है एंटोन डिबेरी हैं। और अगर भारत में पूछा जाए, भारत में हो जाएंगे E.J. बटलर। देखते हैं केसी मेहता ये कौन है? दोस्तों केसी मेहता हैं फादर ऑफ इंडियन रस्ट। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, भारतीय रोली के पिता कौन है? ये हैं केसी मेहता जी, फादर ऑफ इंडियन रस्ट। B.B. मुंडकर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि कई बार आपसे पूछी जाती है। बुक का नाम क्या है? दोस्तों बुक का नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीज। क्या दोस्तों? फंजाई एंड प्लांट डिजीज। किसने लिखा था? B.B. मुंडकर जी ने। मित्रों हमारा प्रश्न था भारत में पादप रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E.J. बटलर। और विश्व में कौन है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? एंटोन डिबेरी हैं। केसी मेहता फादर ऑफ इंडियन रस्ट या भारतीय रोली के पिता हैं। B.B. मुंडकर ने बुक लिखी थी कौन सी? फंजाई एंड प्लांट डिजीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। बाजरे के अर्गट रोग का प्रबंधन किस विधि से संभव है? ऑप्शन ए दीर्घकालीन फसल चक्र से, ऑप्शन बी बीज को 20% नमक के घोल में रखकर, ऑप्शन सी ऑक्सीक्लोराइड प्लस जीनेब का छिड़काव करके,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, बाजरे के अर्गट रोग का प्रबंधन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? दोस्तों, दीर्घकालीन फसल चक्र के द्वारा कर सकते हैं। बीजों को 20% नमक के घोल में रखकर कर सकते हैं, उसके बाद बुवाई की जाती है। ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्लोराइड आपसे पूछा भी जा चुका है। क्लोराइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? अर्गट रोग में करते हैं। प्लस हम जीनेव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीनेव नहीं है तो इसके स्थान पर हम थायराम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों? थायराम का या कैप्टान का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कैप्टान। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मित्रों, ये बाजरे का अर्गट रोग कैसा है? बहुत ही हानिकारक रोग है। और ये बाजरे का कैसा मुख्य रोग है? किसके द्वारा होता है? ये होता है फंगस के द्वारा। फंगस। और फंगस का आपसे कई बार नाम पूछा जाता है कि फंगस का नाम क्या है? मित्रों, फंगस का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्या दोस्तों? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों, इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? अर्गट रोग हो जाता है। और यदि इसके चारे को कोई पशु खा लेता है तो उनको कैसा कौन सा रोग हो जाता है? उनको अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? गर्भपात। कौन सा रोग होता है दोस्तों पशुओं को? अर्गोटिज्म रोग। अर्गोटिज्म। अगर अर्गट से दूषित फसल है, उसका चारा पशुओं को खिला दिया जाए तो पशुओं को अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। और इसमें अगर पशु गर्भित है तो उसका क्या हो जाता है? गर्भपात। बहुत ही हानिकारक रोग है। मित्रों, हमारा प्रश्न था बाजरे के अर्गट रोग का प्रबंधन किस विधि से संभव है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग करके हम अर्गट रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। अर्गट रोग ये फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। और जो चारा होता है अर्गट से दूषित, उसको खिलाने से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? अर्गोटिज्म रोग। इस कारण अगर कोई पशु गर्भित है तो उसका गर्भपात संभव हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और इस भाग का अंतिम प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। अमेरिकी सूत्रकृमि या नेमेटोलॉजी विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए H.C. बेस्टियन, ऑप्शन बी एनेकॉप, ऑप्शन सी MM आलम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अमेरिकी सूत्रकृमि या नेमेटोलॉजी विज्ञान के जनक ये हैं एनेकॉप। कौन दोस्तों हैं? एनेकॉप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला ऑप्शन H.C. बेस्टियन। दोस्तों, ये कौन है? ये हैं फादर ऑफ नेमेटोलॉजी इन वर्ल्ड या यूरोप। क्या दोस्तों? विश्व या यूरोपियन नेमेटोलॉजी के जनक कौन है? H.C. बेस्टियन, फादर ऑफ नेमेटोलॉजी इन वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं यूरोप। यूरोपियन। MM आलम कौन है? दोस्तों, ये हैं भारत में नेमेटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ इंडियन नेमेटोलॉजी। कौन है? MM आलम, इंडियन नेमेटोलॉजी। मित्रों, हमारा प्रश्न था अमेरिकी सूत्रकृमि या नेमेटोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनेकॉप। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरोपियन सूत्रकृमि विज्ञान के जनक तो कौन हो जाएंगे? यूरोपियन के हो जाएंगे H.C. बेस्टियन, या इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ नेमेटोलॉजी इन वर्ल्ड। विश्व में नेमेटोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है? H.C. बेस्टियन है। और भारत में
नेमेटोलॉजी विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वे हैं MM आलम। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अपने अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। मित्रों, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन यदि आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तथा हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।